Hello everyone, welcome to my channel. Here we are with the 26th of May 2021's current affairs. Okay, so what are the headlines of today? What are the headlines? So the first news I have covered is from the Indian Express, and the headlines are like that: India Israel sign agreement on agriculture cooperation. Okay, so both countries are implementing the Indo-Israel Agriculture Project Center of Excellence and Indo-Israel Village of Excellence. क्या ये पूरी चीज़ देखते हैं इसको, ठीक है. Here's the background that India and Israel have completed 4 similar joint work programs successfully. And about the new work program, इस प्रोग्राम के तहत 13 सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जाएंगे, ठीक है, इंडिया को फार्मर्स को अवेयर करने के लिए कि वो इजराइल फार्म और वहाँ की वाटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानें, ठीक है. इस वजह से ये बनाए जाएंगे. ओके, सेकंड पॉइंट में बात की गई है और मॉडल इकोसिस्टम, एक मॉडल इकोसिस्टम बनेगा जिसको हम विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस को बोलेंगे, ठीक है. वो भी बनाया जाएगा 8 स्टेट के 75 विलेजों में, मतलब 8 राज्यों के 75 विलेजेस में, ठीक है. थर्ड पॉइंट में बात की गई है जो न्यू प्रोग्राम होगा उससे जो फार्मर्स की इनकम है और लाइवलीहुड है वो दोनों ही प्रमोट होगी, ठीक है. फोर्थ पॉइंट में बात कही गई है कि जो ट्रेडिशनल फार्म है ना, जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, ठीक है, उनको मॉडर्न इंटेंसिव फार्म्स में क्या कहते हैं, कन्वर्ट करेंगे बाय ऑन द बेसिस ऑफ IIAP स्टैंडर्ड्स के तहत, ठीक है. और लास्ट पार्ट में बात की गई है कि वो स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशंस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज इन एग्रीकल्चर टू बेनिफिट फार्मिंग कम्युनिटी. तो ये न्यू प्रोग्राम के बारे में था, ठीक है. इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर रिलेशंस 1993 से हैं, ठीक है. तो जो ये वाला अभी साइन किया गया है रिसेंटली, ये 5th इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान था, ठीक है. इसके सिग्निफिकेंस क्या है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान के? These actions plans are playing a significant role in double farmers income, मतलब फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है. इट हैज़ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर विच बूस्ट फार्मर्स इनकम. तो फार्मर की एक तो इनकम बढ़ानी है, ऊपर से क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हॉर्टिकल्चर की, ठीक है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर ऑपरेशनल इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है. और ये प्रोड्यूस करते हैं 25 मिलियन वेजिटेबल सीडिंग्स, अबाउट 3,87,000 क्वालिटी फ्रूट प्लांट्स, ठीक है. ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू अबाउट 1.2 lakh फार्मर्स अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विच कैन बी यूज इन हॉर्टिकल्चर. एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ऊपर से जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स की वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. द सेकंड न्यूज़ इज इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है. फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड शाही लीची फ्रॉम बिहार एक्सपोर्टेड टू UK, ठीक है. तो द सेकंड न्यूज़ इज फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड शाही लीची फ्रॉम बिहार एक्सपोर्टेड टू UK, ठीक है. GI टैग्स क्या होते हैं? आपको पता है कि GI टैग किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली वहाँ की जो विभिन्न चीज़ होगी, जो अलग होगी, अनोखी होगी, उसके लिए दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है. हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रियल के लिए, जिससे कि उस जगह की क्वालिटी और डिस्टिंक्टिवनेस बनी रहे उस प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन की, ठीक है. और जो ग्रोवर है उसको, जो उपजाने वाला है उसको मिनिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी मिलता रहे, ठीक है. चाहे वो चीज़ कहीं और जगह भी सिमिलर गुड अगर कोई दूसरा स्टेट भी बना रहा है उसके बावजूद भी उसको वहाँ की पहचान मिली रहे, ठीक है. रजिस्टर्ड GI कौन कौन से हैं? दार्जिलिंग टी, कांगड़ा पेंटिंग, तिरुपति के लड्डू, नागपुर ऑरेंज, कश्मीर पाशमीना, ये कुछ एग्जाम्पल है रजिस्टर्ड GI के भारत में, ठीक है. शाही लीची के बारे में बात करें तो उसको GI टैग 2018 में मिला था, ठीक है. और ये फोर्थ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था जिसको GI टैग मिला था बिहार से 2018 में, ठीक है. बिहार में इसके अलावा जो 3 GI टैग है वो किसको मिले हैं? वो मिले हैं मगही पान को, जारडालू मैंगो को और केतरानी राइस को, ठीक है. और जो ये शाही लीची है ये रजिस्टर्ड कैसे हुई है? ये हुई है मुजफ्फरपुर बेस्ड लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार की वजह से, ठीक है.
लीची प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में बात करें तो बिहार टॉप करता है लीची के प्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ का फेवरेबल क्लाइमेट है। ठीक है, लीची कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय और अदर ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे लीची का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चाइना फर्स्ट नंबर पे और इंडिया सेकंड नंबर पे लीची के प्रोडक्शन में है। ओके, थर्ड न्यूज़ आती है कि आरबीआई इश्यूज गाइडलाइंस फॉर एमलगेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने गाइडलाइंस इश्यूज करे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उनको स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक से एमलगेट मर्ज किया जाए। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई ने कहा है कि जो 2 टायर 2 तरीके से होगा, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ठीक है, डीसीसीबी और एसटीसीबी को मर्ज करने के लिए। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में पहले ही नोटिफाइड किया गया था अप्रैल 1 2021 से, जो कि इफेक्ट में आना था इन बैंक्स को मर्ज करने के बारे में। ठीक है, लेकिन जो मर्जर होगा वो फाइनली कौन सैंक्शन करेगा? वो करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, गाइडलाइंस क्या हैं? गाइडलाइंस में ये क्या गया है कि आरबीआई ने अभी से प्रपोजल को कंसिडर करा है। ठीक है, कि स्टेट्स देखें व्हेन स्टेट गवर्नमेंट विल मेक इट। ठीक है, और आफ्टर स्टडिंग डिटेल्ड लीगल फ्रेमवर्क, मतलब स्टेट्स के पास अभी टाइम है, वो इसको देखें कि उन्हें कब ऐसा लगता है कि मर्ज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात की गई है कि इसमें वो गाइडलाइंस में ये भी मेंशन है कि एडिशनल कैपिटल भी इन्फ्यूज़ किया जाएगा इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, जिससे कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की एश्योरेंस रहे। ठीक है, थर्ड बात की गई है बिजनेस मॉडल शुड बी प्रोजेक्टेड विद क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी। जो बिजनेस मॉडल प्रोजेक्ट किया जाएगा उसमें क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इट ऑल्सो प्रपोज गवर्नेंस मॉडल फॉर मर्जिंग बैंक। जो गवर्नमेंट का मॉडल है कि सारे बैंक को मर्ज करना है, ये उस वाले मॉडल को भी प्रपोज कर रहा है। ठीक है, हु विल अप्रूव द मर्जर? तो मर्जर कौन अप्रूव करेगा? ठीक है, ये अप्रूव किया जाएगा मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जितने भी होंगे, उसके बाद नाबार्ड और आरबीआई इसको एग्जामाइन करेंगे और रिकमेंड करेंगे प्रपोजल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट में द्वारा बनाए गए होंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ अप्रूवल कैसे होंगी? फर्स्ट स्टेट होगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल विल बी गिवन आफ्टर कंप्लीट सर्टेन कंडीशंस। इन कंडीशंस को पूरा करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाएगा और लेटर एमलगेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट उसको बढ़ाएंगे और आखिरी में सेकंड स्टेज में नाबार्ड है जो आरबीआई है फाइनल अप्रूवल देंगे। ठीक है, इस चीज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ आती है चाइना डिफेंड सी पैक एज एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव सीज प्रोजेक्ट हैज़ नॉट अफेक्टेड इट्स स्टैंड ऑन कश्मीर। चाइना ने दोबारा से सी पैक को डिफेंड कराया और कहा है कि इसमें कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इशू क्या है कि जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो 60 बिलियन प्रोजेक्ट कर रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोन करने के लिए। ठीक है, लेकिन इंडिया इस सी पैक को सपोर्ट इस वजह से नहीं करता क्योंकि जो सी पैक है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है। ठीक है, और चाइना अगेन इसके डिसरिगार्ड में ये कहा है कि इंडिया को यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये कश्मीर के इशू को या कश्मीर में कोई प्रॉब्लम को नहीं इसमें दखलंदाजी कर रहा है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सी पैक क्या है मैंने आपको बता दिया, 2013 में लॉन्च हुआ था। तो चाइना के पाकिस्तान में चाइना जो मदद कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, 2020 में इसकी जो वैल्यू थी वो 62 बिलियन के करीब हो गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फटाफट से अपग्रेड किया जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ किया जाए। कैसे? मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के। ठीक है, इंडिया ने इसका अपोज क्यों करा है? इंडिया अपोज सी पैक प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ अपग्रेडेशन वर्क टू काराकोरम हाईवे आर हैपनिंग इन गिलगिट बल्तिस्तान विच इज़ कंटेस्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि जो काराकोरम हाईवे अपग्रेडेशन वर्क हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? गिलगित बल्तिस्तान में, और वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से हमेशा ही कॉन्टेस्ट की वजह रहा है। ठीक है, वाई डिड इंडिया स्टार्ट ऑब्जेक्टिंग सी पैक? इंडिया ने ना सी पैक में क्या कहते हैं कभी नहीं कहा था, कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा था। 1859 और 1979 में जब काराकोरम हाईवे बन रहा था तभी भी इंडिया ने इसको कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा। उसके बाद जब काराकोरम अपग्रेडेशन हुआ
ठीक है, तो भी इंडिया ने इसका ऑब्जेक्ट नहीं किया। जब 2010 के अर्थक्वेक के बाद काराकोरम हाईवे का अपग्रेडेशन हुआ तभी भी इंडिया ने कभी इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन इंडिया ने इसका ऑब्जेक्शन 2011 से स्टार्ट करना शुरू करा, क्योंकि जब चाइना ने कंप्लेंट करी कि इंडिया वियतनामीज ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में जब इंडिया वियतनामीज ऑयल एक्सप्लोरेशन में जब चाइना ने अपनी कंप्लेंट जाहिर करी, उसके बाद से इंडिया ने भी सी पैक का ऑब्जेक्शन किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं काशगढ़ से लेकर और ग्वादर पोर्ट तक चलता है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये आता है गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है, The second news is government to set up national mission on biomass use in power plant. गवर्नमेंट एक सेटअप करने वाली है नेशनल मिशन कि पावर प्लांट्स में भी बायोमास का यूज़ किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, कार्बन के फुटप्रिंट्स कम होंगे थर्मल पावर जनरेशन में। ठीक है, ऊपर से हमें अपनी एनर्जी ट्रांजिशन में भी मतलब मदद मिलेगी कि हम इस्टेब्लिश कर पाएँ। एम है हमारा क्लीन एनर्जी सोर्स का। ठीक है, लेवल ऑफ को फायरिंग फ्रॉम प्रेजेंट 5% टू हायर लेवल विल ऑल्सो बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू गेट हायर कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन, कि भाई कार्बन की खपत कम से कम हो। ठीक है, कार्बन का एमिशन कम से कम हो। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त करेगा कि हम जो सप्लाई चेन है बायोमास की या एग्रो रेजिड्यू इंक्लूडिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन टू पावर प्लांट्स, कि हम पावर प्लांट्स में हमारा जो एम था कि हम एग्रीकल्चर रेजिड्यू को यूज़ कर सकें। ठीक है, उस चीज़ में भी हमें मदद मिलेगी। It will consider regulatory issues in biomass co-firing. Mission will also contribute in National Clean Air Program. जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है कि भारत की वायु स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें भी ये मिशन हमारा कंट्रीब्यूट करेगा। स्टीयरिंग कमेटी क्या है, मिशन विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टीयरिंग कमेटी विच इज हेडेड बाय द पावर सेक्रेटरी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स रिप्रेजेंटेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्रीज। इन सारी मिनिस्ट्री से जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे और जो पावर सेक्रेटरी होंगे वो इस मीटिंग को हेड करेंगे। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए पूरे भारत में। ठीक है, इसकी ये एम थी कि हम 20 से 30% की रिडक्शन करेंगे पर्टिकुलर मैटर के कॉन्सेंट्रेशन में 2024 तक। ठीक है, और इन्होंने अपना जो बेस ईयर है वो 2017 को रखा था कि 2017 के से हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर मैटर में 20 से 30% की गिरावट हुई है या नहीं 2024 तक। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। स्टेट साइंस मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग विद NHA फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत। जो तेलंगाना राज्य है उसने आयुष्मान भारत के साथ मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग साइन किया है। पूरी खबर क्या है पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने लिंक करा है अपनी जो स्टेट की स्कीम है आरोग्य श्री और जो पूरे इंडिया की स्कीम है आयुष्मान भारत, उसके साथ मर्ज होकर एक स्कीम बनाई है। ठीक है, आयुष्मान भारत PMJ आरोग्य श्री, ये स्कीम का नाम है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, NHA और स्टेट हेल्थ एजेंसी इंश्योर करेंगे कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको फ्री हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किया जाए। और इस वक्त आयुष्मान कितने स्टेट्स में चल रहा है, इट इज़ ऑन 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज में चल रहा है। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत क्या कहते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है भारत के 50 करोड़ लोगों को जो कि प्राइमरी केयर सर्विस को एसेस कर सकें फ्रॉम अ फैमिली डॉक्टर, किसी भी फैमिली डॉक्टर से। ठीक है, इस स्कीम के तहत 5 लाख दिए जाते, 5 लाख का आपको मिल सकता है बेनिफिट हर साल पर फैमिली के लिए, एक फैमिली के लिए। ठीक है, और कवरेज प्रोवाइड की जाएगी सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। और जो बेनिफिशरीज हैं वो अवेल कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज किसी भी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो इंडिया में 22,000 इम्पैनल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो किसी में भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम कैसी है, पोर्टेबल स्कीम है, सिर्फ उसी राज्य में नहीं, आप कहीं और भी जाके करा सकते हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिबल है कि वो इम्प्लीमेंट करें पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होगी। ठीक है, इसको रखा गया है, इसको इस वजह से सेटअप किया गया था क्योंकि इम्प्लीमेंट कर सके नेशनल लेवल पे। ठीक है, और उसी तरीके से सिमिलर इसी के तहत स्टेट हेल्थ एजेंसी, तो ये NHA तो नेशनल हेल्थ एजेंसी हो गई और SHA स्टेट हेल्थ एजेंसी हो गई कि वर्क करे सोसाइटी के लिए। ठीक है, इंसान उनमें ट्रस्ट पैदा करे और वो अपना पूरी जो स्कीम है अच्छे से ऑपरेशनल हो पाए। ओके, यह आपका PM भारत जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब आपको पता ही है कि आज 26 मई को सुपर ब्लड मून दिखाई देगा, पार्शियल लूनर एक्लिप्स टू बी विजिबल ऑन May 26। ठीक है, हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स ये हैं कि ये सिर्फ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा बहुत दिखेगा, अदरवाइज़ इंडिया में ही नहीं दिखने वाला है, ये आपको दिखेगा।
ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सदर्न अमेरिका, पैसिफिक, साउथ ईस्ट एशिया, इनमें आपको दिखेगा। ठीक है। सुपर मून क्या होता है? जब मून बहुत ज़्यादा पास होता है अर्थ के, ठीक है, बिल्कुल, तब उसे हम बोलते हैं सुपर मून, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास होने की वजह से इसकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है ये हमको बहुत ज़्यादा बिगर और ब्राइटर दिखता है अपने अपीयरेंस से ज़्यादा, तो इसे हम बोलते हैं सुपर मून। ठीक है। लूनर एक्लिप्स क्या बोलते हैं? जब पृथ्वी की छाया मून को ढक दे ऑल पूरी तरफ से या फिर इसके कुछ पार्ट से, तो हम उसे बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण होना। ठीक है। हमेशा ये फुल मून के दिन, मतलब पूर्णमासी के दिन होगा। ठीक है। और साल में ये 2 बार होता है कि मून जब हॉरिजेंटल प्लेन में आ जाता है अर्थ और सन के। ज़रूरी नहीं कि कभी इंडिया में दिखता है, कभी इंडिया में नहीं दिखता, तो साल में से 2 बार होते हैं। ठीक है। फुल मून क्या होता है? जब अर्थ के फुल मून, मतलब पूर्णमासी किसे बोलते हैं? जब अर्थ के अपोजिट साइड में मून और सन दोनों आ जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें जो चंद्रमा है उसका पूरा लिट अप साइड दिखता है, पूरा प्रकाश में दिखता है फुल मून। ठीक है। और रेड मून क्या होता है? जब अर्थ की शैडो मून को कम्प्लीटली कवर्ड कर दे, तो उसे हम बोलते हैं, तब उसकी वजह से वो डार्क दिखने की बजाय रेड दिखता है, तो हम इसे बोलते हैं रेड मून। तो आपको पता होगा रेड मून में कम्प्लीटली कवर्ड और सुपर मून में पार्शियली कवर्ड। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटी क्लोज हो, तो ये आपका लूनर एक्लिप्स के बारे में है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि केरला फार्मर बैक्स इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, तो किन 3 लोगों को मिला है? एक तो मिला है ये कृपावीस कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान को। ठीक है। क्योंकि इन्होंने वाटर के लिए बहुत अच्छा काम करा है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है। दूसरा ये मिला है साजी एनएम, जिनको ट्यूबर मैन भी कहा जाता है केरला में, इन्हें ये मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ के लिए। ठीक है। थर्ड मिला है ये खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड त्रोगुपन सेंचुरी को, नागालैंड की। ठीक है। कि इन्होंने ये अवार्ड जीता है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स कैटेगरी में। ठीक है। अब इंडियन बायोलॉजिकल अवार्ड्स, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स क्या होते हैं? तो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2012 के अंतर्गत अवार्ड्स आते हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हैं या और ऑनर करते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग मॉडल से ग्रास रूट लेवल पे ही बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सस्टेनेबल यूज़ का प्रयोग किया है। ठीक है। अब सवाल है कि इन जो 3 विनर्स हैं इनके बारे में। जो कृपावीस है उसने ये अवार्ड क्यों जीता है? उसने अवार्ड इस वजह से जीता है क्योंकि उसने वाटर को रिस्टोर करा है, रिचार्ज करे हैं वेल्स को, वाटर टेबल्स को, जिससे मिलियंस ऑफ ट्रीज प्लांट हुए हैं लोकल वेराइटी इन ओरेंज में। ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब कृपावीस हमने कवर कर लिया। शाहजी को क्यों मिला है? क्योंकि ये ट्यूबर क्रॉप को कंजर्व करके रखते हैं। ट्यूबर क्रॉप कैसे होते हैं? जैसे पूछा जा सकता है ग्रेटर यैम, एलिफेंट फुट यैम, लेज़र यैम, एरो रूट, स्वीट पोटैटो, चाइनीज़ पोटैटो, ऐसे। तो इन्होंने इन सब ट्यूबर क्रॉप्स को अपने फार्म में कंजर्व करके रखा है। इस वजह से इनको इससे पहले भी स्टेट की तरफ से भी 7 टाइम्स ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। KNCTC इस्टेब्लिश हुई थी 11 दिसंबर 1998 को। ठीक है। सेंचुरी को अवार्ड क्या कहा था कि वो मेंटेन कर सके बायोडाइवर्सिटी को, किस एरिया में? खनोमा एरिया में। ठीक है। विच इज़ इनहेबिटेड बाय सेवरल एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स। तो उनके लिए इनको KNCTC नागालैंड को ये अवार्ड मिला है। ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा होगा करंट अफेयर्स के बारे में। तो हमारी इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेवर गिव अप।